कहानी शुरू होती है नाइजीरिया के एक छोटे से पोर्ट पर, जहां पर हम 3 लोगों को देखते हैं। इनका नाम है जोश, कार्ल और उसकी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया। ये तीनों एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिसके पीछे न जाने क्या क्या कहानियां बनी है, लेकिन आज तक किसी को सच पता नहीं चल पाया। अब ये तीनों उस सच को पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दरअसल ये जिस जगह पर जा रहे हैं वो दुनिया की 5वीं सबसे गहरी और बड़ी केव है, जिसके अंदर पूरे साल पानी भरा रहता है, लेकिन साल के अंत होते ही पूरा पानी गायब हो जाता है। पर कैसे, यही राज इन्हें पता लगाना है। अब तीनों हेलीकॉप्टर से अपनी मंजिल पर पहुंचते और यहाँ हम पहली बार उस केव को देख पाते हैं, जिसके अंदर पिछले 35 दिनों से काम चल रहा है, जिसका पूरा खर्चा जॉर्ज नाम का आदमी उठा रहा है, ताकि वो इस गुफा के पीछे का राज पता लगा के पूरी दुनिया में अपना नाम बना सके और इसे ढेर सारे पैसे भी कमा सके। नीचे गुफा में हम पहले ही कुछ डाइवर्स को देखते हैं, जिसमें जेडी नाम की लड़की भी मौजूद होती है, जो कि नीचे जाने वाली थी, लेकिन जब से वो यहाँ पर आई है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी डाइविंग करना चाहती है और तभी उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, जिसके पीछे भी एक वजह थी जो आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगी। और उधर दूसरी तरफ हम जोश और उसके साथियों को देखते हैं, जो हेलीकॉप्टर से उस केव के पास आ गए थे, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए उन्हें जंगल के रास्ता अपनाना होगा। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे थे अब वो जा रहे हैं। इसके बाद हम कार्ल और फ्रैंक को बात करते हुए देखते हैं, जो असल में इस पूरी कैंपेन को लीड कर रहा है। वो इस सभी लोगों को आगे जाने का रास्ता दिखा रहा है। उसी दौरान वहां पे विक्टोरिया भी आ जाती है, तो उसका कलीग उसे कंप्यूटर में पूरे कैंपेन का मैप दिखाता है, जिसमें उस पूरी केव का रास्ता बना हुआ था, ताकि अगर वो मुसीबत में नीचे फंस गए तो इसी की मदद से बाहर आ सकेंगे। इधर हम फ्रैंक को वीडियो कॉल पर बात करते हुए सुनते हैं। उसे कार्ल बताता है कि तुम लोगों को अभी फौरन ऊपर आना होगा, तूफान आने वाला और ऐसे में नीचे रहना सेफ नहीं है, क्योंकि पानी पूरा भी भर जाएगा। लेकिन फ्रैंक नहीं मानता, वो उनसे थोड़ा और टाइम मांगता है। जिसके बाद हम जोश के बारे में भी जान पाते हैं कि जैसे कि वो फ्रैंक का बेटा है और बचपन से ही उसके साथ ऐसी जगहों पर आता रहता है, लेकिन उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अपने डैड की वजह से उसे ये करना पड़ता है। और आज भी वो अपने भूलने की आदत की वजह से फ्रैंक से काफी डांट खाता है। वही नीचे अब जेडी की हालत कुछ ठीक हो गई थी, इसलिए फ्रैंक एक बार फिर से नीचे रिसर्च के लिए जाते हैं कि असल में ये पानी आ कहां से रहा है और आखिर जा कहां रहा है। अब कुछ दूर डाइव करने के बाद उन्हें एक जगह मिलती है जिसे ये लोग अभी तक अनजान थे, इसलिए फ्रैंक उसके करीब जाने लगता है। लेकिन तभी जेडी का ऑक्सीजन सिलेंडर एक पत्थर पर अटक जाता है, लेकिन थोड़ी मुश्किलों के बाद वो उसे निकाल लेती है। अब दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे उन्हें एक और रास्ता मिलता है, पर वहां जाने के लिए उन्हें और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, और लकीली इनके पास वो थी। तो दोनों अपना सिलेंडर चेंज कर लेते हैं और फिर उस रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी फ्रैंक देखता है कि जेडी की ऑक्सीजन पाइप में लीकेज हो रही है, पर जब तक वो उसे ये बात बताता तब तक वो पाइप ही बीच से अलग हो जाती है और इसके मास्क में पानी भरना शुरू हो जाता है। और इसीलिए फ्रैंक फौरन अपना ऑक्सीजन उसके मुंह में लगा देता है ताकि वो सही से सांस ले सके। लेकिन ऐसे ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, किसी को तो ऊपर जाना ही होगा या फिर उन्हें ऊपर से मदद मांगनी होगी। जब तक हेल्प आएगी ऑक्सीजन खत्म हो सकती है, इसलिए फ्रैंक उसे खुद की ऑक्सीजन से सांस लेने को कहता है। लेकिन अब जेडी को पता चल चुका था कि उसकी मौत नजदीक है, इसलिए वो फ्रैंक से दूर होती जा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उनके लीडर की जान चली जाए, और इसीलिए उसने खुद की कुर्बानी को चुना। वहीं ऊपर सभी लोग जेडी को ऐसे मरते हुए देखकर दंग रह जाते, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते और उदास हो जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पर जोश इस हादसे के बाद सदमे में चला गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जेडी मर चुकी है। उसे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके डैड की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही बस अपने काम को आगे रखा है, और यही वजह है कि उन्होंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया है। और तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक जेडी की लाश लेकर ऊपर आता है, और वहां मौजूद जॉनसन नाम का आदमी जो उससे कहता है कि जितना फ्रैंक ने कोशिश की जेडी को बचाने की, उतना कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें यह बात कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम हमारे काम की अहमियत को नहीं जानते। पर वहां फ्रैंक के चेहरे से हमें साफ पता चल रहा था कि उसे इस बात का कितना बुरा लग रहा है कि उसकी दोस्त उसे छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तूफान अब तेजी से इनकी ओर बढ़ रहा है, जिसकी सूचना ऊपर वाले लोग इन सभी को देते हैं। जिसके बाद फ्रैंक अपनी पूरी टीम से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मैं अब किसी और की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। इसलिए वो अपने बेटे और लूप नाम के आदमी को कहता है कि तुम लोग पहले ऊपर जाकर सभी को इन्फॉर्म कर दो कि हम आ रहे हैं, जितना हो सके नीचे रोप्स फेंक दें, क्योंकि हम यहाँ काफी लोग हैं। और जिस गहराई पर ये लोग मौजूद थे वहां से ऊपर जाने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये अभी भी अप्रॉक्स 700 फीट नीचे थे। तो जोश ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तूफान अब और तेज हो गया है और अपने साथ बारिश भी लाया, जिसकी वजह से केव में पानी भरना शुरू हो जाता है। और उसी के कारण से जोश से ऊपर वालों का संपर्क नहीं हो पाता और उनके लिए नीचे ज्यादा रस्सियां वो नहीं फेंक पाते। और तभी एक झटके में कई गैलन पानी नीचे आता है, जिसमें लूप और जोश दोनों बहने लगते हैं। उनके पास मौका था कि वो बच के निकल जाए, लेकिन जोश नहीं चाहता कि वो अपने पिता को ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ से जाए, इसलिए वो दोबारा नीचे जाने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक को
को पता चल जाता है कि अब ऊपर बारिश तेज हो गई है, क्योंकि वहां उनके चारों ओर से पानी रिसना शुरू हो गया था। इसलिए वो सभी से कहता है कि अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब उसे लग रहा था कि जोश उसे छोड़कर चला गया होगा, तो वो ऊपर जाने वाले रास्ते पर जाता है, लेकिन वहां कोई रस्सी नहीं थी। ऊपर वालों ने तो रस्सी फेंकी नहीं थी, वो तो कब का यहाँ से चले गए। तभी वहां जोश और लूप आते हैं, जिन्हें देखकर फ्रैंक बहुत चिल्लाता और उनसे कहता है कि तुम्हें ऊपर चले जाना चाहिए, तुम वापस क्यों आए। पर जोश मना करता और फिर उसके पास जो रस्सी थी उसे एक पत्थर से बांध कर नीचे फेंक देता है ताकि वो लोग ऊपर आ सके। लेकिन वो पत्थर किसी भी समय खिसक सकता है, पर उन्हें ये करना ही होगा। इसलिए फ्रैंक सबसे पहले विक्टोरिया को ऊपर भेजता है, तो वो ऊपर जाने लगती है। लेकिन यहाँ वही होता है जिस बात का हमें डर था। जैसे ही विक्टोरिया थोड़ी ऊपर जाती है, उसी समय वो पत्थर खिसकना शुरू हो जाता है। तो लूप उसे पकड़ता है, लेकिन ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से विक्टोरिया और जोश दोनों नीचे गिर जाते हैं और लूप अभी भी ऊपर ही था। पर कुछ ही देर बाद वो पत्थर नीचे गिरता है, जिसके साथ ही लूप भी आ जाता है और पत्थर में फंस जाता है। वो लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नीचे ही फंसा रह जाता है और इसी कारण उसकी भी मौत हो जाती है, जिससे कि जोश को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके कहने पर ही वो नीचे आया था। अब वो फिर से उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर ये काम कर रहे थे। तभी वहां जोश को अपने एक साथी की लाश मिलती है, जो अभी भी जिंदा था। इसलिए वो डैड को बुलाता है और उनसे कहता है कि क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं, हमें कोई चारा ढूंढना होगा इसे बचाने का। पर वो कहते हैं कि हमारे पास इस समय कोई भी मेडिकल किट नहीं है, इसके पूरे शरीर की हड्डियां टूट चुकी है और इसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक उसका दम घोट कर मार देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उसका साथी यहाँ तड़प कर मरे। इसके बाद वो सभी से कहते हैं कि अब हमें डाइव करके नीचे से जाना होगा, क्योंकि केव में पानी तेजी से भर रहा है। अगर रस्सियों से जाने की कोशिश करें तो एक एक करके हम सभी मारे जाएंगे। तो सभी अपना सूट पहन लेते हैं, लेकिन विक्टोरिया के पास कोई सूट नहीं था, इसलिए फ्रैंक उसे जेडी का सूट दे देता है उसकी लाश से उतार कर। पर वो पहनने से मना कर देती है, लेकिन उन्हें नीचे तो जाना ही है और इसलिए वो सभी अब पानी के नीचे आ जाते हैं। सभी ने सूट पहना था सिवाय विक्टोरिया के। फ्रैंक कहता है कि हमें उससे छोटे रास्ते की ओर जाना चाहिए जिसे मैंने खोजा था, जहां से शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता हमें मिल जाए या फिर हम किसी लेक में जाकर मिल जाए। तो सभी अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर बाद वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी फ्रैंक देखता है कि विक्टोरिया उनके पीछे नहीं है, इसलिए वो उसे देखने के लिए जाता है और वो असल में वहीं फंस गई थी जहां पे जेडी फंसी थी। लेकिन उसने खुद को आजाद कर लिया था और कुछ ही देर बाद वो अपनी टीम के साथ मौजूद होती है और तब सबके अंदर जान में जान आती है, वरना उन्हें तो लगने लगा था कि उन्होंने विक्टोरिया को भी खो दिया। अब उस छोटे से रास्ते से बारी बारी सभी निकलते हैं और एक सरफेस पे जाकर इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर पानी कम था। लेकिन यहाँ जैसे ही विक्टोरिया ऊपर आती है वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाती है, क्योंकि उसने डाइविंग सूट नहीं पहना था। अब सभी फौरन उसे फॉइल पेपर में लपेटते हैं ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके, लेकिन इसमें समय लगेगा और तब तक उन्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। तो जोश कहता है कि क्यों ना हम यहीं पर रुकें, किसी रेस्क्यू का वेट करें। लेकिन जेसन कहता है कि यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इतनी अंदर कोई नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि हम खुद की जान बचाएं और आगे बढ़ते रहें। अब सभी फिर से आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक समय पार कर जेसन जोश से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं यहीं पे थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। जोश को लगता है कि शायद उसे सच में आराम करने की जरूरत है, इसलिए उसने ऐसा बोला होगा, इसलिए वो आगे निकल जाता है। लेकिन जब फ्रैंक उसे जेसन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो पीछे आराम कर रहा है, कुछ ही देर बाद आ जाएगा। लेकिन फ्रैंक को सच्चाई पता थी। वो बताता है कि उसकी तबीयत पहले से बहुत खराब है, तुम्हें उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। अब इसके बाद सभी पीछे ढूंढने उसे जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जेसन ने खुद को एक गुफा के अंदर छुपा लिया था। वो नहीं चाहता था कि उसके चक्कर में उसके दोस्तों को यहाँ पर वेट करना पड़े। अब पूरी टीम बड़ी देर तक उसे ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता और उसी दौरान हम देखते हैं कि जेसन ने उसी गुफा में अपना दम तोड़ दिया है। अब कुछ देर वहीं रुकने के बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। अब ये इस केव के काफी डीप में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक ऐसी जगह थी जहां ढेर सारा पानी भरा हुआ था। अगर इन्हें उस पार जाना है तो पानी के अंदर से डाइव करके जाना होगा, या फिर कोई जाके दूसरी ओर रस्सी बांध दे तो उसकी मदद से दूसरी साइड जाया जा सकता है। फ्रैंक को रस्सी वाला आइडिया सही लगता है और इसलिए वो वही करता है और खुद जाकर उस रस्सी को दूसरी साइड में बांध देता है, जिसके बाद वो सबसे पहले विक्टोरिया को भेजता है, क्योंकि उसका वजन कम था। लेकिन जब वो बीच में जाती है तो अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और इसी वजह से उसके जो बाल होते हैं वो हुक में फंस जाते हैं जिससे वो अटैच थी। अब उसे काफी दर्द होता है इस चीज से, तो फ्रैंक उसे वहीं रुकने को कहता है, पर उसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने बाल को काटने को कहती है। पर काल मना करता है, क्योंकि ऐसा किया तो वो नीचे गिर सकती है। पर उसने फैसला कर लिया था, उसे लग रहा था कि शायद वो खुद को संभाल लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे ही वो बाल काटती है वो सीधा नीचे गिर जाती है और पानी झपकते ही गायब हो जाती है। वेल, इसे देखकर हमें पहले ही पता चल चुका था कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि कमजोर की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। वेल, बचे हैं सिर्फ 3 लोग, फ्रैंक, जॉश और काल,
जिन्हें अब आगे का फैसला तय करना है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि असल में सफर कहाँ पे जाके खत्म होगा, क्योंकि इस जगह से बाहर निकलने के लिए अब इन्हें चमत्कार की जरूरत पड़ेगी। इसलिए फ्रैंक कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं डाइविंग की मदद से देख कर आता हूँ कहीं कोई रास्ता है या नहीं। जिसके बाद मैं जोश को लेकर जाऊंगा और फिर काल को, क्योंकि ऑक्सीजन कम थी। लेकिन यहाँ जोश को पता था कि अभी उनके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि वो 3 आदमियों को यहाँ से लाए। वो अपने डैड से बात कर ही रहा होता है कि तभी काल उनका ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये बाप बेटे उसे यहीं छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए उसने हरकत करी। अब फ्रैंक उसका पीछा भी करता है, लेकिन वो बहुत ही आगे निकल चुका था। इसलिए वो लोग एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं और यहाँ हम फ्रैंक के चेहरे पर एक बेचैनी देख सकते हैं, क्योंकि अब वो शायद यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अब उनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं है और इन्हें आगे का रास्ता भी पता नहीं है। और उसी दौरान जोश को वहां पर बर्ड्स का वेस्ट मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे पता चल चुका था कि यहाँ आसपास जरूर कोई रास्ता है जहाँ से बाहर निकला जा सकता है। पर तभी वहां पे जोश को पतली सी जगह दिखती है जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे अंदर बहुत ही कम जगह थी, इसलिए दोनों बहुत ही मुश्किल से पहुंचते हैं और उन्हें वहां जाकर जो दिखता है उनके होश उड़ जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं था कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज मौजूद होगी। वहां दोस्तों एक जापानीज टैंक मिलता है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का था, जो कि जापान के लोगों ने वहां पर छुपा कर रखा था, और उसके ऊपर एक होल भी था जिससे कि बाहर निकला जा सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि वो जगह बहुत ही ऊपर थी और इतनी ऊपर जाना आसान नहीं है। इसलिए वो अभी दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे इन्हें कुछ ही देर बाद समुद्र का खारा पानी भी मिल जाता है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही खुश होते हैं। जिसके बाद वो और आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें वहां पर काल भी मिल जाता है, जो इन दोनों को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, अब हम साथ चलेंगे। लेकिन फ्रैंक को जवाब नहीं देता और जोश को लेकर वहां से चला जाता है, जिससे काल को बहुत गुस्सा आता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर विक्टोरिया की लाश बहकर आ जाती है, जो कि सड़ चुकी थी। अब कुछ समय के बाद जोश पानी से बाहर आकर अपने डैड को बताता है कि मुझे वो जगह मिल गई है जहां से पानी बाहर जाता है, चलो हम लोग चलते हैं। वहीं दूर बैठा काल को लगता है कि अब ये लोग उसे लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए वो फ्रैंक पर हमला कर देता है, जिससे कि उसकी पीठ पर एक नुकीला पत्थर घुस जाता है और उससे वो वहीं गिर जाता है। लेकिन तभी वहां पर जोश आकर अपने डैड को बचाता है और साथ में काल को भी लड़ने लगता है। वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था। जिसके बाद वो अपने डैड के पास ही जाता है और उनसे कहता है कि चलो हम बस थोड़ी दूर पर हैं। लेकिन वो कहती हैं कि तुम्हें बस यहाँ से अकेले बाहर जाना होगा, क्योंकि उस पत्थर ने मेरे लंग्स में होल कर दिया है और जिससे कि मैं ज्यादा देर नीचे सांस नहीं ले पाऊंगा। लेकिन जोश उनसे चलने की जिद करता है और तभी वहां पर काल आ जाता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि तब तक जोश कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना मेरे डैड की वजह से हम सारे लोग यहाँ तक पहुंच पाए, अगर ये नहीं होते तो हम शायद उसी जगह पर मारे जाते। उसकी ये बातें सुनकर काल को भी कुछ महसूस होता है कि शायद उसने ये गलत किया, इसलिए वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही पानी में कूद जाता है। और इधर फ्रैंक दम तोड़ने वाला था, पर जाते जाते वो अपने बेटे से वादा करता है कि वो अपनी माँ और अपने आने वाले परिवार का ख्याल रखे, उनकी तरह एक लापरवाह इंसान ना बने। आखिर में वो उसे कहते हैं कि अगर तुम एक अच्छे बेटे बनना चाहते हो तो मुझे मेरी एक आसान मौत दे दो, मैं इसे तलब कर मरना नहीं चाहता। पर ये जॉश कर नहीं सकता, वो अपने डैड को अपने हाथों से कैसे मार सकता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन एक बारी फिर वो अपने डैड के आगे हार जाता है और अपने हाथों से उन्हें मार देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पर उसके पास कोई वजह नहीं बची थी यहाँ पर रुकने की, इसलिए वो उसी रास्ते से बाहर निकलने लगता है। पर उसके पास बहुत ही कम ऑक्सीजन बची थी, जिससे वो वहां तक पहुंच नहीं सकता और इसी वजह से वो पानी में डूबने लगता है। पर तभी उसे अपने डैड के वादे याद आते हैं जो उन्होंने जाते वक्त किए थे, कि उसे जिंदा रहने का हौसला और एक उम्मीद मिलती है। और इस बार जब वो आंख खोलता है तो उसे थोड़ी ही दूर पर समुंदर की रोशनी दिखाई देती है, जिसके पीछे जाते हुए वो समुंदर के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उसे मिलते हैं और बचा लेते हैं और कुछ इस तरह से उसकी जान बच जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।